हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ IAS हिंदी। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना सुबह 8 बजे एक इंपॉर्टेंट सेशन लेकर मैं आता हूं जिसमें साइंस के अलग अलग टॉपिक्स को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट सेकंड। हमने लास्ट सेशन में एक नया सिस्टम चालू किया था जिसका नाम था रेस्पिरेटरी सिस्टम। कुछ कुछ बेसिक मैंने आपको डिफरेंसेस बताए थे कि भाई रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होती है, जिसको आपका श्वसन से जो अंतर है आपका निःश्वसन और निःश्वसन में, मतलब एक्सपायरेशन और इंस्पिरेशन में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक बताया था। उसके बाद आज हम पूरी तरह से इसको स्टार्ट करेंगे और एक धीरे धीरे हमारी इस पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि भाई रेस्पिरेशन से आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो सारी चीजें करेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैंने लास्ट सेशन में दिए थे उनको डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं। इसके अलावा कोई डाउट्स होंगे इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की PDF ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड करेंगे। तो देखते हैं। तो एक क्वेश्चन दिया था मैंने कि मैमल्स रेस्पायर बाय, जो मैमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमंस हो गई, काऊ हो गई, जितने भी मैमल्स हैं स्तनधारी हैं, वो श्वसन किस तरीके से करते हैं। क्या उनके पास गिल्स होते हैं, क्या उनके पास ट्रैकिया होता है, क्या उनके पास स्किन होती है या लंग्स होती हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा कि जितने भी स्तनधारी होते हैं, जितने भी मैमल्स होते हैं, वो किससे ब्रीथ करते हैं, लंग्स से ब्रीथ करते हैं। हमारे पास भी लंग्स है और हम जो है इस फेफड़े की मदद से ही क्या कर पाते हैं, ब्रीथ करते हैं। अगला क्वेश्चन था द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल जो होता है उसको क्या कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स कहा जाता है, ट्रैकियोल्स कहा जाता है, पल्मोनरी वीन कहा जाता है, ये एल्वियोली कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा एल्वियोली। इनको भी आज पढ़ेंगे। एल्वियोली से ही पूरा एक्सचेंज होता है। कैसे होता है आज एक एक पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर। तो याद रखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें लंग्स का काम, एक तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो है, मतलब गैसों का विनिमय तो है, साथ साथ एक और काम होता है उसका कि बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करना। तो फेफड़ों का एक काम जो है वो क्या है, जो शरीर का है तापमान को भी बनाए रखने में मदद करता है। तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रही है वो एक टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करती है। तो लंग्स का एक ये भी काम है। तो देखते हैं हमारे जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके अंदर ये क्या क्या चीज है। तो अगर हम बात करें जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसन तंत्र है, इस श्वसन तंत्र के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो 10 महत्वपूर्ण चीजें हमको देखने मिलती हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ नासा छिद्र होते हैं जिससे हम श्वास लेते हैं। उसके बाद नास कपाट होती है, मतलब आपकी जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं उनके अंदर एक नेसल पैसेज होता है। तो देखा जाए तो नेसल कैविटी प्लस पैरानेसल साइनस यहाँ पर देखने मिलती है नॉस्ट्रिल के बाद। इसके अलावा आप नाक से भी सांस ले सकते हैं, मुंह से भी सांस ले सकते हैं। ये दोनों ही पैसेज एक जगह जाकर मिलते हैं। तो ये आपकी ओरल कैविटी होती है। इसके बाद आपको एक चीज मिलती है जिसको फेनिक्स कहा जाता है और इधर नीचे आने पे लेनिक्स होता है। इसी के बीच में एक चीज होती है जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। ये जो एपिग्लॉटिस है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये एक तरीके का फ्लैप होता है। इस फ्लैप से क्या होता है, तो इसके दो रास्ते होते हैं। ये जो फ्लैप होता है कभी खुलता है तो एक से हम एयर ले पाते हैं और दूसरे से आपका फूड ले पाते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले नासा छिद्र हो गए, फिर नासा जो छिद्र के बाद जो कपाट है, इसके बाद ये वाला क्षेत्र आ जाता है, फिर ये जो है ग्रसनी होती है, इसके बाद ये लेनिक्स होता है एपिग्लॉटिस के बाद, फिर यहाँ पर जो आ जाती है इसी को कहा जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया दो भागों में बट जाता है, तो इसको कहा जाता है कैरिना ऑफ ट्रैकिया। और ये जो है इसके बाद आपका दो फेफड़ों में चला जाता है। ये दो फेफड़े आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये जाने के बाद जो ट्रैकिया है जब बदल जाता है तो इन दो भागों को आप क्या कह देते हैं, तो इसको ही आप क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं। मतलब ट्रैकिया बदल गया किसमें, ब्रोंकस में। फिर ब्रोंकस भी अलग अलग भागों में बदल जाती तो उसको ब्रोंकाई कहा जाता है। फिर ये ब्रोंकाई के बाहर भी ऐसे कुछ आकार की चीज होती है, इसको एल्वियोली कहा जाता है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरी इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको आज हम क्लास में समझने वाले हैं। तो देखा जाए तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, अगर मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो जो श्वसन तंत्र है हमारा, इसके अंदर अगर हम बात करें
तो ये एक ऐसी चीज है कि हमें चाहिए क्या, हमारे शरीर से CO2 का उत्सर्जन कराना है। क्यों करवाना है उत्सर्जन? क्योंकि हमारी कई तरह की जो प्रोसेस हो रही है, कई तरह की जो प्रक्रिया हो रही है शरीर के अंदर, उन प्रक्रिया में ये CO2 बन जा रहा है। और ये कब बन रहा है कि अगर हम बात करें कि हमने ग्लूकोज लिया, इस ग्लूकोज को जब ऑक्सीकरण हुआ, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, तो इससे आपको ऊर्जा भी मिली, ऊर्जा के साथ CO2 बना और H2O बना। अब इस CO2 को बाहर निकालना है, तो इसलिए इस CO2 को बाहर निकालने के लिए हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो भाई श्वसन का एक काम तो है कि ऑक्सीजन पहुंचाना और उस ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकरण करना ग्लूकोज का, जिससे ATP के तौर पर, ATP मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में एक प्रणाली होती है, उसको एडिनो ट्राई फॉस्फेट कहा जाता है। तो जब भी ये चीज होती है तो लगभग 38 ATP ऊर्जा बनती है जो ऑक्सीकरण श्वसन के अंतर्गत होती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम या आपका श्वसन तंत्र का महत्वपूर्ण जो काम है वो आपकी शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा है उसको तोड़कर आपका ATP के फॉर्म में डेवलप करना का एक बहुत बड़ा काम होता है। इसके अलावा श्वसन की प्रक्रिया में मैंने आपको बताया था एक बाह्य श्वसन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, अंतः श्वसन होता है, और दूसरा अगर हम बात करें तो गैसों का परिवहन होता है। इसमें हमने जो बाह्य श्वसन की बात करी, इसमें स्वच्छोआस होता है जिसको ब्रीथिंग कहा जाता है, और गैसों का विनिमयन कहा होता है। इसमें भी दो चीजें होती है, एक होता है निःश्वसन और एक होता है निःश्वसन। तो एक में जो आप ब्रीदिंग कर रहे हो, आप ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ये दोनों ही प्रक्रिया साथ साथ होती है, तो वो ब्रीदिंग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन, ये दोनों को भी मैंने बहुत अच्छे से बताया था। में कुछ कुछ चीजें आई थी, इन पर हम वापस भी आएंगे। यहाँ पर हमने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में भी अंतर देखा था, तो ये कुछ कुछ चीजें मैंने आपको कल बताई थी, लेकिन आज हम वापस से इन चीजों को समझ रहे हैं। क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमें एक एक चीज समझनी है, फिर इसके बाद इन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना है। तो देखा जाए तो वापस से वहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा इसके अंदर क्या क्या भाग हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो नासा छिद्र है आपका, यहाँ से पूरी प्रोसेस चालू हो गई। नॉस्ट्रिल से जो नेसल पैसेज है, यहाँ से आपका चीजें, मतलब आपसे अगर श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पूछे जाएंगे तो आपको ये डायग्राम तो बनाना होगा, उसके साथ साथ बताना होगा इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो दूसरी एक जो चीज है, पहली चीज तो आपका नासा छिद्र हो गया, नेसल पैसेज हो गया। दूसरा ग्रसनी जिसको फेनेक्स कहा जाता है, फिर स्वर यंत्री लेनेक्स हो गया तीसरी चीज। इसके बाद यहाँ पर आने के बाद ये एक भाग है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसको ट्रेकिया कहा जाता है। तो ट्रेकिया भी महत्वपूर्ण है, और ट्रेकिया फिर आपका दो भागों में विभाजित हो जा रहा है क्योंकि यहाँ दो फेफड़े हैं आपके, तो इन्हीं को ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ब्रोंकाई और छोटे छोटे भागों में बट जाती है, जिसको श्वसनिका कहा जाता है या ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स के बाद यहाँ पर आपको और भी छोटे छोटे इस तरह की चीजें मिलती हैं जिनको एल्वियोली कहा जाता है। तो देखिए बहुत सारी चीजें इसमें महत्वपूर्ण है, जैसे ये तीसरे नंबर पे ये हो गया, चौथे पे आपका ब्रोंकाई, एल्वियोली, एक इसको आप ट्रेकिया को भी इसके अंतर्गत बता सकते हैं। इसके बाद देखिए ये होता है एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब उदर गुहा होता है। अब आप जब भी श्वास लेते हैं तो क्या होता है, जब आपने सांस ली तो आपका जो चेस्ट होता है वो स्प्रेड होता है, फैलता है, और फिर जब आपने सांस छोड़ी तो वो ऊपर पूरा दब जाता है। तो ये जो नीचे का हिस्सा है ये इसको पूरी तरह से ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है। मतलब ये मसल्स बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। मतलब अगर आपको श्वास लेनी है तो ये नीचे आ जाता है और यहाँ पर फेफड़ों में श्वास भर जाती है, और जब आप श्वास छोड़ते हैं तो यही चीज आपको ऊपर लेकर जाती है, और जिसके थ्रू आप जो ये पसलियां होती हैं ये इन पर पूरी तरह से एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। मतलब आपका जो फेफड़े हैं वो पिचक ना जाए, इसलिए आपके आगे जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो भी मदद करती हैं। स्टर्नम बोन भी इससे जुड़ी हुई होती है। तो इसके अंदर आपका हार्ट और लंग्स पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है।
अगर इंसान का ये जो नीचे वाला भाग है जिसको डायफ्राम कहा जाता है, जो एब्डोमिनल कैविटी से ही लगा होता है, ये डायफ्राम भी अगर टूट जाता है तो कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर इंटरकोस्टल पेशियां होती हैं। ये पेशियां भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ये पूरी तरह से एक फ्लेक्सिबल अंग है। फ्लेक्सिबल का मतलब एक लचीला अंग है जो बार बार अपने अंदर मूवमेंट कर रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी चीजें जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आपका यहाँ पर ये एक चीज और देखिए, ये एपिग्लॉटिस के बारे में अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था। ये एक तरीके का फ्लैप होता है, एक फ्लैप है जो दोनों तरह घूम सकता है। तो ये ब्रेन से जैसा सिग्नल आता है कि आपने खाना खाया है तो उसको फूड पाइप में पहुंचा देता है, अगर आपने श्वास ली है तो वो ट्रैकिया में पहुंचा देता है। तो ये ईसोफेगस जो होता है, ईसोफेगस आपका आहार नाल होती है। तो ये जो है एपिग्लॉटिस से ही दोनों चीजें निकलती हैं। इसलिए कई बार आप खाते हैं तो आपको ठसका लग जाता है क्योंकि आपकी श्वास नली में भोजन चला जाता है तो आपको ठसका लगने लगता है। तो बेसिकली ये कहां से होता है, तो एपिग्लॉटिस से होता है। फेनिक्स और ये टंग होती है, नेसल कैविटी, यहीं से आप श्वास लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण, ये तो आपको एपिग्लॉटिस समझ में आ गया। इस एपिग्लॉटिस से ही यहाँ पर क्या आ रही है, आपने जो भी श्वास ली है वो आती है। अब आप जब भी ब्रीदिंग करते हैं, मतलब जब भी आप क्या करते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं, तो इसके अंदर लगभग 78 से 79% नाइट्रोजन आ जाती है। इसके अलावा 21% ऑक्सीजन बताया जाता है और 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ध्यान से देखिए इस डेटा को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब आपने श्वास अंदर ली तो अंदर लेने पर आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO2, ये तीनों ही चीजें ली। अब आप बोलेंगे क्या हम CO2 लेते हैं, तो बिल्कुल, जब हम श्वास ले रहे होते हैं तो CO2 भी अंदर आता है। ये कितना आता है, 0.03% आता है। ऑक्सीजन लगभग 21% आता है और ये लगभग 78% देखने मिलता है। ये चीज होती है, इस समीकरण के साथ चीजें चल रही होती हैं। लेकिन होता क्या है कि ये तो हमने श्वास जब अंदर ली तब की स्थिति है। जब हम श्वास छोड़ते हैं तो क्या होता है, तो श्वास छोड़ने पर ये पूरा 78% जो आपका है नाइट्रोजन वो वापस चला जाता है। जो ऑक्सीजन है वो 17% बाहर निकल जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो 3 से 4% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। मतलब यहां पर ये 4% जो आपका ऑक्सीजन है वो किसने इस्तेमाल कर लिया, शरीर ने इस्तेमाल किया अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उपापचय गतिविधियों के लिए, और जो शरीर में बना कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था कि भाई ऐसी कौन सी चीज होती है जो नाइट्रोजन, मतलब ऐसी कौन सा पदार्थ है जब हम श्वास लेते हैं जो पूरा आता है और वही पूरा का पूरा वापस चला जाता है, तो वो नाइट्रोजन होता है। तो यहां से ये श्वास आ रही है, श्वास आने के बाद ये ब्रोंकस में परिवर्तित हो जाती है और ब्रोंकस फिर छोटे छोटे ऐसे भागों में डिवाइड है, इसको ब्रोंक्यूल्स कहा जाता है। और फिर आपका एक ऐसा भाग आता है जिसको कहा जाता है एल्वियोली। ये एल्वियोली से ही क्या होता है, ऑक्सीजन इसमें जाता है और CO2 वापस आ जाता है और ऑक्सीजन और CO2 का पूरा एक्सचेंज एल्वियोली में होता है। अब यहां पर जो प्रोसेस होता है ये आपसे पूछा जाएगा कि भाई किस प्रकार की प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इसके पास आ जा रहा है, ऑक्सीजन ये ले रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे रही है। तो इसी को कहा जाता है सिंपल डिफ्यूजन। ये कैसा प्रोसेस है, तो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है, तो सरल विसरण कहा जाता है। तो याद रखेंगे किस प्रोसेस से ये पूरी चीज होती है। तो ये इतनी पतली हो जाती है कि आपकी जो श्वास आई है वो इस एल्वियोली के माध्यम से इसमें चली जाती है, फिर हृदय से तो आपका कनेक्टेड ही होता है, तो वो पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास पहुंच जाता है। तो देखा जाए तो देखिए आपकी यहाँ पे पसलियां भी इसको पूरी सुरक्षा दे रही होती हैं और आपके नीचे एक चीज लगी होती है डायफ्राम। तो जब आप श्वास ले रहे होते हैं तो ये डायफ्राम क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। इसके अलावा जब आप श्वास छोड़ते हो तो ये डायफ्राम ऊपर चला जाता है। लेकिन इसमें भी एक स्पेशल केस होता है, किसके अंदर, इसका स्पेशल केस बताया जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है, प्रेग्नेंट वुमेन में होता क्या है कि ये आपका जो डायफ्राम होता है इसी के नीचे आपका एब्डोमिनल कैविटी होती है। उदर गुहा होता है
तो इसमें जो है अगर हम यहाँ पर बात करें, ये उदर गुहा वाला जो क्षेत्र होता है उस समय डायफ्राम जो है फीमेल्स के अंदर काम बंद कर देता है, क्योंकि उन प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, गर्भवती महिला जो होती हैं, उनका जो भ्रूण होता है उनके गर्भ में होता है। तो अगर ये बार बार मूवमेंट करेगा तो उससे बच्चे को नुकसान होता है। इसलिए उस समय जो ये यहाँ की पसलियां होती हैं ये जो है पूरी तरह से प्रेशर डालती हैं। तो उस समय के काल में, उस समय जो है अगर हम बात करें तो ये स्पेशल केस जो होता है गर्भवती महिलाओं में, उनका डायफ्राम उस समय काम नहीं कर रहा होता है, उनकी पसलियां काम करती हैं। अगर उनकी पसलियों में अगर कोई भी तरह का डैमेज होगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो श्वास लेना और छोड़ना नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है आपकी लंग्स के अंतर्गत ये भी। इसके अलावा जैसा मैंने बताया था आपको कल भी, ये चीज मैं आज वापस से बता रहा हूं कि जो लंग्स होती हैं, जो फेफड़े होते हैं, ये सब के अंतर्गत नहीं होते हैं। यूजुअली एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, जो भी आपका कहाँ रहते हैं, ऐसे पशु जो आपकी धरती पर रहते हैं उनके अंदर फेफड़े काम करते हैं यूजिंग लंग्स, जैसे कि आपका काऊ, हम लोग हो गए, मानव हो गए। इसके अलावा स्पाइरेकल की बात करें, एनिमल्स लाइक जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पाइरेकल होता है उनके शरीर में, उसके मदद से जो है वो श्वास लेते हैं, ग्रास ऊपर वगैरह। और गिल्स कहाँ होती हैं, तो गिल्स यूजुअली एनिमल्स दैट लिव इन वाटर ब्रीथ यूजिंग गिल्स। तो जो जानवर कहाँ रहते हैं, आपके पानी के अंदर रहते हैं, वो गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्ट स्किन, जो वॉर्म होती हैं, कीड़े मकोड़े, ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जो उनकी नमी हुई जो त्वचा होती है उससे लिया जाता है। एक फ्रॉग ऐसा जानवर है, मेंढक की अगर हम बात करें, जब ये छोटा होता है तब इसको टेडपोल कहा जाता है। तो ये उस समय अपने गिल का इस्तेमाल करता है। जब ये धरती पे आ जाता है तो लंग्स का इस्तेमाल करता है, और जब ये धरती में छुपा हुआ होता है तो अपनी स्किन का इस्तेमाल करता है। वैसे हमारी स्किन से भी ब्रीदिंग होती है, जैसे हम जो हमारी ब्रीदिंग हो रही है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से निकलता है, ऐसे हमारे शरीर में भी बहुत सारे रोम छिद्र बताए जाते हैं, बहुत सारे पोर्स हैं, तो उससे भी हम लोग ब्रीथ करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि गर्मी के दिन में आप बहुत ऐसा कोई कॉस्ट्यूम पहन लें, ऐसे कोई कपड़े पहन लें जो बहुत ज्यादा हैवी हो, तो आपको सफोकेशन होने लगता है। तो स्किन भी हमारी हेल्पफुल होती है, लेकिन लंग्स का मेनली काम होता है। इसके अलावा जो ये प्रोसेस है पूरा का पूरा जो मैंने आपको बताया यहाँ पे, यही आज हमें मेनली पूरा डील करना है कि होता क्या है अल्टीमेटली। यहां पर आप ध्यान से समझिए कि आपके पास यहां तो क्या आ गया है, यहां पर ऑक्सीजन आ चुका है। अब ऑक्सीजन यहां पर आने के बाद इसमें CO2 जाता कैसे है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, और इस ऑक्सीजन का उपयोग क्या होता है, ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज है। तो अब देखिए, हमको यहां से 2-3 कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले कि ये पूरा का पूरा जो सरल विसरण हो रहा है, ये सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन शरीर में जा रहा है इसका कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और फिर जो CO2 बाहर निकल कर आ रहा है वो कैसे बन रहा है। तो इसके लिए 3 चीजें सीखनी पड़ेंगी जो आज हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। एक पहला प्रोसेस जो है आपका हार्ट से रिलेटेड है, हार्ट जो होता है हृदय, उससे। दूसरा एक प्रोसेस है जिसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस, और एक साइकिल है जिसको कहा जाता है क्रेब्स साइकिल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 चीजें हमको ध्यान से समझनी है। ये अगर आपने समझ लिया तो आप आंसर राइटिंग भी इस पे आसानी से कर सकेंगे। तो देखिए, यहां पर हम समझेंगे कि सबसे पहले ये एल्वियोली तक जो भी चीजें आ रही हैं इनका हो क्या रहा है। तो एल्वियोली जो है एक ऐसी छोटी छोटी शाखाएं हैं जिन पर पूरा का पूरा ऑक्सीजन आ जाता है। अब होता क्या है कि जो आपका हृदय है, इस हृदय से क्या निकल रहा है, तो इस हृदय से एक धमनी निकल रही है, एक आर्टरी निकल रही है जिसको पल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है, फुफ्फुस धमनी कहा जाता है। ये क्या लेकर जाती है, तो ये लेकर जाती है CO2 वाला ब्लड। अब ये CO2 वाला जो ब्लड है इसमें क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त होता है, ये इससे कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से कहाँ दे देती है, फेफड़ों में दे देती है, और यहाँ पर फेफड़े जो हैं इसको ऑक्सीजन दे देते हैं, जो कहाँ पे आता है, एल्वियोली से। तो ये वापस से जो आपका फेफड़ा है इससे ये वापस हृदय में जाता है, किससे, पल्मोनरी वेन से। तो पल्मोनरी वेन जो होता है वो वापस से ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय तक पहुंचा देती है, और हृदय जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त वापस कहाँ पहुंचा देता है,
आपके फेफड़ों में पहुंचा देता है। बाकी जो मसल्स हैं वो तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और आपका निश्चेषण करेंगी, लेकिन यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है ये कौन सा हो रहा है, सरल विसरण का हो रहा है। इस तरीके से आपके खून में ऑक्सीजन मिल जाता है और शरीर में पहुंचता रहता है। अब शरीर में उस ऑक्सीजन के पहुंचने के बाद उस ग्लूकोज का लिसिस होता है, मतलब वो ग्लूकोज को तोड़ती है, ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को तोड़ने का जो प्रोसेस है इसी को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और इस ग्लाइकोलिसिस की ही प्रक्रिया के बाद आपका क्रेब्स साइकिल में लगभग आपके 10 ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो इस एटीपी को 38 एटीपी की जो ऊर्जा बनती है उसमें मदद करते हैं। तो यहां पर जो है आपने एक बेसिक सा सेंस समझा। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होना है, तो ग्लाइकोलिसिस में यही होना है कि भाई उस ग्लूकोज का टूटना होना है। तो इसमें अलग अलग एंजाइम्स मदद करते हैं, जैसे ग्लूकोकाइनेस, आइसोमेरेज, फॉस्फोल्यूकल काइनेस, एल्डोज। यहां पर आप देखेंगे तो अलग अलग प्रक्रिया हो रही है जिसके थ्रू आपका ये ग्लूकोज जो है क्या होता है, सिंपल वे में टूटने की जो प्रक्रिया होती है वो हो पाती है। तो जो आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज अगर हम बात करें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित दो स्थितियां होती हैं। ऑक्सीजन युक्त जब होता है मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ये जो आपका जो ग्लूकोज है एक प्रक्रिया हो रही है जिसको आपको ग्लाइकोलिसिस कह रहे हैं, ये होती है, देखिए ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव में होती है और इससे बनता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड के साथ दो कंडीशन होती है, एक होता है CO2 के प्रेजेंस में, एक होता है O2 के प्रेजेंस में, मतलब जब ऑक्सीजन मिल जाए या ऑक्सीजन ना मिले। तो जब अनऑक्सी श्वसन होता है तो ये कोशिका द्रव में यही आपका जो पायरुविक अम्ल होता है इससे क्या बनता है, तो इससे ही C2H5OH बनेगा जिसको आप क्या कहते हैं, इथाइल एल्कोहल कहते हैं। और यहां पर आपका बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, और इससे लगभग 56 किलो कैलोरी की ऊर्जा बनती है। वहीं पर अगर ऑक्सीजन मिल गया तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र से CO2 H2O और 686 किलो कैलोरी या फिर 38 ATP की ऊर्जा बनती है। यहां पर जो ऊर्जा बनती है कई जगहों पे आपको 4 ATP भी मिलेगा, कई जगहों पर 2 ATP भी मिलेगा। तो देखिए ये जो क्रेब साइकिल है और ग्लाइकोलिसिस है इसमें 10 एंजाइम्स काम करते हैं। अगर आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, मैं क्रेब साइकिल की भी एक एक स्टेज आपको समझा दूंगा, लेकिन ये जो बेसिक प्रोसेस होता है वो यही होता है यहाँ पे। इसके साथ ये पूरा का पूरा जो है आपका एटीपी में 4 अणु यहाँ से निकलते हैं, फिर 2 अणु जो मिलते हैं, मतलब जब भी आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में बनता है तो 4 एटीपी की ऊर्जा बनती है, लेकिन 2 उसी में ही खपत हो जाती है, तो इसलिए 2 ही निकल कर आते हैं। फिर ये NDPH जो प्रोसेस होती है इनके थ्रू आखिरी में 38 अणु ATP बनता है। अगर ये प्रोसेस पढ़नी है तो एक साइकिल है जिसको कहा जाता है क्रेब साइकिल, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इसको हम डिस्कस कर देंगे। और ग्लाइकोलिसिस के कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, मतलब आपने अभी तक तो क्या पढ़ा है, रेस्पिरेशन में पहले तो आपको यही पता था कि ऑक्सीजन और CO2 पे ही काम खत्म हो जाता है, लेकिन ये ऑक्सीजन के आने के बाद आपका जो ग्लूकोज से आपको एनर्जी मिलती है वो बहुत लंबी प्रोसेस से होती है। इसी को साइकिल को क्रेब साइकिल कहा जाता है जिसको क्रेब ने 1937 में खोजा था। इसके अलावा ये ग्लाइकोलिसिस होता है, इसको आपका कहा जाता है EMP प्रोसेस। इसमें आपके कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर ये प्रोसेस बताई थी। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा इससे ही रिलेटेड और भी कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड, हमारी जो अस्थमेटिक लंग्स होती हैं इनसे रिलेटेड भी चीजें हैं, तो ये नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द गैसियस एक्सचेंज इन एल्वियोली इज अ टाइप ऑफ। एल्वियोली में गैसीय विनिमय एक प्रकार का होता है, वो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है या पैसिव ट्रांसपोर्ट है। इसका आंसर करना है। सरल विसरण है, अस्मस है, सक्रिय ट्रांसपोर्ट है या नकारात्मक परिवहन है। अगला क्वेश्चन है कि जब भी कोई व्यक्ति RBC प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ अ पर्सन रिसाइडिंग एट हायर एल्टीट्यूड, मतलब कोई बहुत ऊंची ऊंचाई पर रहता हुआ है, जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, उन व्यक्तियों के रक्त में जो RBC होता है, जो आपकी लाल रक्त कणिका होती है, उनकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, वो कम होती है, वो ज्यादा होती है, वो डिक्रीज इन द नंबर, मतलब उनका जो आकार होता है उसमें कमी होती है, आकार में बढ़ना होता है, या संख्या में कमी होती है या संख्या में वृद्धि होती है। ये आप जरूर बताएंगे RBC कैसी होती है जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन से मानव श्वसन तंत्र के अंग हैं, ट्रैकिया, डायफ्राम, फेफड़े या ऊपर के सभी, ट्रैकिया, डायफ्राम, द लंग्स एंड ऑल ऑफ द अबव।
तो इसके आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। इसके अलावा कोई डाउट्स हैं इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करेंगे। और भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।